एक और वाकया बताना चाहूंगा। जब ये हम लोग एक गैदरिंग में थे, तो वहां पर जितनी भी गाड़ियां थी वहां पर पार्किंग में, सारी जर्मन गाड़ियां थी, इनकी थीम की थी सब। तो मतलब सिर्फ इनकी सफलता के बारे में नहीं है, सिर्फ गाड़ियों के बारे में बाकी सारी चीजें नहीं है, सब चीजें हैं यहाँ पर। जो लोग उन्हें जानते हैं, जिनको जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, वो पता है उनको कि ये बाहर से सख्त दिखते हैं, बट दिल से बहुत ही नर्म है, बहुत ही अच्छे दिल के, अच्छे स्वभाव के हैं। और अगर आप उनको सुनने वाले हो तो आपको भी यही महसूस होगा। तो दोस्तों यकीनन मतलब ध्यान रखिए कि आप अपना 100% यहाँ पर दोगे, आपका ध्यान यहीं पर होगा। अगर बिजनेस में कोई किसी के साथ अगर में कंपटीशन है, तो बस इन्हीं के साथ है, और ये बहुत ही अच्छा एक कंपटीशन है। जिस तरीके की कमिटमेंट, डेडिकेशन वगैरह सब जो है, मेरे को पता है अगर मैं इनके साथ अगर मैं compete करूं, या तो इसको इसी को डुप्लीकेट कर पाऊंगा। 1% भी उनके जैसे अगर मैं बनने की कोशिश करूं, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा सफल बन सकता हूं। तो बहुत ही बढ़िया सा एक सिस्टम होने वाला है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका 100% आप दोगे या होगे। तो दोस्तों ज्यादा उनका वक्त नहीं लेंगे। तो मैं अभिनंदन करके, मैं यहाँ पर मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे भाई, एकमेव बंगाली टाइगर सुमन पॉल का स्वागत करता हूं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया लक्ष्य, जिस जो कुछ भी आपने कहा मेरे बारे में। शुरुआत करने से पहले मैं दिगी भाई को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस सिस्टम के काबिल। और हमारे इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस, हमारे लाइन के जो फेस है, वीपी सचिन भाई और वीपी कविता भाई, कविता माँ, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इनका, ये सारी चीजों का आयोजन करने के लिए। तो मेरा नाम सुमन है, और लगभग 7.5 साल हो गए मेरे अभी बिजनेस में। तो जो लोग कहते हैं कि बिजनेस चलता है कि नहीं करके, तो मैं अगर यहाँ पर 7 साढ़े 7 साल के लिए हूँ, तो ये एक अपने आप में एक प्रूफ है कि बिजनेस चलता है। तो पहला सिस्टम है जो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ, रात भर सिर्फ पानी पिया है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तो कुछ वक्त लगेगा मुझे यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए। मैं यहाँ पर कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस कुछ अपने बारे में चीजें बांटने के लिए आ रहा हूँ। और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत सी सफलता प्राप्त हुई है, और शायद उसमें से आपको भी कुछ मदद मिल सके। मेरे पिता बैकग्राउंड
मेरे बैकग्राउंड के बारे में अगर बताऊं तो फिर मेरे पिता बीएसएफ में थे। तो मुझे मध्यम वर्गीय कंसेप्ट में मैं मानता ही नहीं हो, ऐसे लगता है मतलब या तो आप बहुत ही अमीर हो या तो आप गरीब हो। तो मध्यम वर्गीय ये एक जो सेगमेंट या तो ये टर्म है, ये अपने आप को आप खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और कुछ लोगों के लिए ये एक, इन्होंने उसको भी इस तरीके से बदल के रखा हुआ है कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास। तो या तो आप अमीर हो या तो गरीब हो, ये मेरा मानना है। अगर आपको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, अगर उसकी प्राइस टैग देखे बगैर आप उसको खरीद सकते हो तो मतलब उसका मतलब आप बहुत ज्यादा अमीर हो। अगर नहीं खरीद सकते तो उसका मतलब है कि आप गरीब हो। तो हम लोग गरीब थे। मेरे पिता बीएसएफ में थे, 30 साल उन्होंने काम की थी। और अच्छी पदवी में थे, डीआईजी थे। गाड़ियां आती थी हमारे घर पे। हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे उस वक्त पे। अच्छी पाठशाला में पढ़ाई करते थे हम लोग। तो जहाँ कहीं पर भी हमको जाना होता था, जहाँ कहीं पर भी हमें पहुंचना होता था, तो गाड़ियां होती थी हमारे पास। और जिंदगी अच्छी थी। और जैसे कहते हैं ना, अच्छा वक्त कभी टिकता नहीं है। और 1990 में 99 में कारगिल वॉर हुआ था और मेरे पिता वहां पर थे। और उनको पैर पे चोट लगी थी, गोली लगी थी, और उसकी वजह से उनको दिमाग में उनको मतलब ब्रेन स्ट्रोक मिला हुआ था। कुछ शायद कुछ लोगों को पता होगा या नहीं। 99% जो मरीज होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, जान गंवा देते हैं। पर मेरे पिताजी सरवाइव कर पाए। उनको कुछ दिखता नहीं था। वो जब कभी भी कुछ लिखते थे, वो 10-15 मिनट के बाद वो खुद पढ़ नहीं पाते थे। उनकी साइट में तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो डायबिटिक भी थे। तो चल नहीं पा रहे थे। और इन सब चीजों की वजह से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा था। और कितने लोगों को पता है कि नहीं पता कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में से आप वीआरएस लेते हो, तो आपको एक तिहाई या तो एक चौथाई पेंशन ही मिलता है, जो वो 4,000 होता था। और उनका मेडिकल खर्चा ही 3,500 से ज्यादा होता था। खाने से पहले वगैरह वो इंसुलिन लिया करते थे। मतलब पूरे शरीर में उनकी सुई की निशान थे। और धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर दिया, तो डायलिसिस भी हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी वजह से वो शायद नहीं बच पाते। और चूंकि हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम लोग गांव से हैं, तो फिर बाद में वहां पर फार्म लैंड होता था। तो मेरे पिताजी के ट्रीटमेंट की वजह से वो एक के बाद एक वो फिर बेचने लगे। तो लोग हम लोग को कहते थे कि यहाँ जाओ, वेल्लोर जाओ, या इस हॉस्पिटल में जाओ, अस्पताल में जाओ चेन्नई में। तो कोई कहते थे कि राजस्थान में था। तो हम लोग वहां पर भी लेकर, मतलब हर मुमकिन जगह पर हम लोग लेकर जाते थे। जब तक हमारे पास पैसा था तो हम लोग सब कुछ किया करते थे। जो लोग कुछ लोगों ने कहा कि रामदेव बाबा के पास लेकर जाओ, वहां पर शायद ठीक हो जाए करके। तो हम लोग हरिद्वार गए, सब मतलब सब जगह पर गए थे। बट कुछ नहीं हुआ। जब तक पैसा था हम लोग करते गए, और 5-6 साल के बाद फिर बाद में सारे हमारे पास विकल्प खत्म होने लग गए।
तो हम लोग ने सारी चीजें बेच चुके थे हम लोग। और कर्जे बहुत ज्यादा थे तभी। सोने के ऊपर कर्जा, प्रॉपर्टी के ऊपर कर्जा, सब जगह सबके ऊपर कर्जा था। 2006 तक ऐसा वक्त आ गया था कि हम लोग पिताजी को अस्पताल नहीं लेकर जा पा रहे थे। और अगर आप लोग कलकत्ता से, तो आपको पता है कि कल्याणी करके एक जगह है जो 70 किलोमीटर दूर है। तो डॉक्टर्स के पास ट्रैवल करने के लिए 70 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। कल्याणी से सियालदह 1.25 घंटे का एक लोकल ट्रेन होता था। और वहां से बागा ज्योति एक और आधा घंटा, मतलब एक 2-2.5 घंटा लोकल ट्रेन में सफर करते थे हम लोग। और हर वक्त जब कभी भी वो ट्रेन में बैठते थे तभी उनको बहुत दर्द होता था। तो वो कहते थे कि मतलब ये दर्द असह्य है, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत बार हम लोग उनको सुला के जाते थे वहां पर लोकल ट्रेन की सीट्स में। जिन्होंने लोकल ट्रेन देखी है तो आपको पता है कि कैसे वो सीट्स होते हैं। तो लोग, अगल बगल के लोग बहुत कुछ बात करते थे। तो पैसे नहीं है तो फिर बात नहीं, आप लोग ये क्यों कर रहे हो, 4 लोगों की सीट आपने ब्लॉक कर जगह घेर के बैठे हो, ये वो। आप लोग गाड़ी क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं, वो नहीं। बहुत सारी चीजें हमें सुनना पड़ता था, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। गुस्सा आता था इन लोगों की बातें सुनकर। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं अपने पिताजी को उस दर्द में देख नहीं पाता था। ये बस कुछ 2 साल तक करीबन चलता रहा। 7 बजे उठकर मैं मेरे पिताजी को लेकर जाता था, अस्पताल लेकर जाता था ट्रेन में। डॉक्टर के पास चेक वगैरह करके टेस्ट वेस्ट करते थे, फिर शाम को वापस यही ट्रेन का सफर। तो ये सारी चीजें चलते रहते थे। और ये मेरे पिताजी के लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्दनाक था। और उन्होंने बंद रखा। 4 अक्टूबर 2006 को मैंने अपने पिताजी को गवा दिया। सुबह के 8 बजे थे। मैं और मेरे भाई हमारे बेडरूम में बैठे थे, सो रहे थे। और मैंने सुना मेरी माँ रो रही थी, और मैं सिर्फ उठकर भागा। तो मैंने अपने पिताजी को लेटे हुए देखा और मेरी माँ रो रही थी। और मुझे पता नहीं था मतलब क्या करना है करके। मैं बाहर गया, बाइक लेकर गया, डॉक्टर को बुलाकर लेकर आया। तो उनकी नब्ज देखकर वो बोले कि बस 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बाद आ जाओ मेरे पास, सर्टिफिकेट ले लो। तो वो मानो कि हमारे लिए सारा अंत, उस सारी चीजों का अंत था। तो पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में एक मृत शरीर को देखा था, और वो भी मेरे अपने पिता का। और मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। कि मेरी माँ रो रही थी, मेरे भाई रो रहा था, और वहां पर कोई था नहीं, कोई जो हमारा मार्गदर्शन करे, जिनकी हम मदद ले सकें। तो जो अंतिम संस्कार करने थे उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे।
तो कुछ लोग फिर बाद में आए मेरे घर पे, जिन्होंने पैसे वैसे देकर फिर बाद में अंतिम संस्कार के लिए पूरी मदद वगैरह की थी। और रात को जब ये मैं बैठा था, सारे विधियां वगैरह होने के बाद मेरी माँ रो रही थी, मेरा भाई रो रहा था, और मैं इन दोनों के बगल में बैठ के मैं सोच रहा था कि करना क्या है। मैंने अपने पिता को खोया था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। लोग कहते कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा आपको ये नहीं दे सकता, पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता। मैंने अपने पिता को खोया था पैसों की कमी की वजह से। मैंने अपने आप से बात की, मैंने एक निर्णय लिया खुद, चाहे जो कुछ भी हो, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। अगले 7-8 पीढ़ियों तक ऐसे कोई भी मेरे परिवार में कोई जान नहीं गवाएगा, पैसे नहीं थी, पैसों की कमी की वजह से। तो वो जो पैसों के लिए जो भूख थी ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई उसकी वजह से। और 13 दिनों के बाद सारे क्रियाक्रम वगैरह सब जो कुछ हो गया था, उसके बाद मैं तरीके सोचने लगा था कैसे पैसे बनाने। 2006 में अपनी कॉलेज की तीसरे साल में था। 25 रुपए में मैं डीवीडीज बना के बेचता था। फिर पार्ट टाइम जॉब करने लगा। इंडिया बुल्स में आपने देखा होगा कि रास्ते पर खड़े रहकर छाता लेकर पैम्पलेट्स वगैरह बांटे थे, मैंने वो भी किया है। मैंने बीपीओ के नाइट शिफ्ट्स भी किए हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद, तो मैंने पता कि मैंने सोचा कि ये सब करके कहीं पहुंचने वाला तो नहीं हूँ। घर मॉर्टगेज कर दिया, उसके ऊपर कर्जा लिया, कुछ पैसा ले लिया। फिर बाद में पार्ट टाइम एमबीए करने लगा मैं, मेरे बीपीओ की नौकरी के साथ। और कुछ दिनों के बाद मुझे अपनी नौकरी मिली। मैंने 10 साल काम किए फिर कॉर्पोरेट में। और 10 सालों में 9 बार मैंने अपनी नौकरी बदली है। एचएसबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक, जिनपैक, फोर्टिस। और आखिर में मैं ओपोलो में ऑपरेशंस में काम कर रहा था। तो आप पता कर सकते हो कि मतलब आप सोच सकते हो कि मैं कितना डेस्परेट था। मुझे खुद को नहीं पता था मैं क्या कर रहा था क्या नहीं करके, बट एक के बाद एक के बाद एक नौकरी करते गया था। जैसे लक्ष्य ने कहा, जब कभी भी मौका मिलता ना, कोई ना कोई तो बिजनेस में कहीं तो हाथ डालते रहता था। वो शायद नाकामयाब होता तो फिर बाद में सोचता था भाड़ में जाओ, फिर बाद में और कहीं आगे करते 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 10-12 साल यही करते गया था। अगर आपने किसी को देखा होगा जिसको सिगरेट की लत लगी हो, तो उनको सिगरेट या कुछ अगर 1-2 दिन के लिए नहीं मिलता है तो फिर वो किस तरीके से छटपटाने लगता है। तो उसी तरह से मेरी अवस्था हुई थी। तो मैं सोच रहा था मुझे सच में मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। एक के बाद एक नौकरी, 10 साल चले गए, बीत गए, और कुछ बदला नहीं। और फिर बाद में हम लोग एक ही अस्पताल में काम करते थे, मेरा एक दोस्त। तो उन्होंने कहा कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर तुम सारे कर्जे फिर वापस पे कर सकते हो अपना। तो उन्होंने उसने कॉल करके मुझे कहा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर तुम मेहनत करोगे 1 साल के लिए तो तुम्हारे सारे कर्जे तुम भर सकते हो। तो मैंने कहा ये मुमकिन है? तो बोला हाँ मुमकिन है। तो मैंने बोला चलो आगे चल के करते हैं। तो शनिवार को 7 बजे उन्होंने मेरे लिए जनपद में एक मीटिंग शेड्यूल की थी।
तो एक क्रॉस लाइन ने मेरे एक इंटरव्यू लिया था और उन्होंने पूछा तुम्हें करना क्यों है करके। तो मैंने कहा था कि 50 लाख का कर्जा है मेरे पास और मुझे सब सारा कर्जा भर के मुझे फिर बाद में एक अच्छी जिंदगी जीनी है। 15-20 मिनट बात करने के बाद मैंने उनको पूछा सारी चीजें अच्छी है तो करना क्या है मुझे। तो उन्होंने कहा कि तो हम लोग ने दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी का एक टेंडर लिया है। तो हम लोग जनपद के रास्तों पर हम लोग झाड़ू मारते हैं। और अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो तुमको झाड़ू मारना पड़ेगा। तो वो झाड़ू मारने के लिए लेकिन साल का 3 करोड़ रुपए मिलेगा। तो पता है मैंने क्या कहा था कि 3 करोड़ मिलेंगे ना। तो मैंने कहा था कि अगर झाड़ू मारने से अगर 3 करोड़ मिलते हैं तो फिर मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, मैं तो चाट लूंगा। तो मैं इतना डेस्परेट था। तो मुझे पता नहीं मेरे परिस्थिति में कितने लोगों ने ये किया होता था। तो यही चीजें मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा था तो बहुत लोगों ने कहा था कि मैं एमबीए हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे 10 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव है, मैं कैसे कर सकता हूँ। पर मैं एक ऐसा इंसान था जो तो वो भी करने के लिए तैयार था सिर्फ पैसे कमाने के लिए, उतना मैं डेस्परेट था। तो बहुत सारे लोग मैंने बिजनेस में आके मैंने देखा कि मैंने ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। लोग जब इंटरव्यू या तो प्लान्स के लिए आते हैं तो मैं लोगों को पूछा तो तुम लोग को बिजनेस करना क्यों है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे माँ के लिए करना है, कुछ पिताजी के लिए करना है, मेरे बीवी के लिए करना है। बट जब भी उनको पता चलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो पता नहीं उनको क्या हो जाता। तो माँ बाप नहीं रहते फिर बाद में। बस एक पल से फिर बाद में वो लोग भूल जाते कि उनको क्यों शुरुआत करनी थी। पर मेरी वजह बहुत ही ज्यादा कट स्ट्रांग थी क्योंकि मुझे पैसे के लिए बहुत कुछ भी करने के लिए तैयार था। क्योंकि पैसे के अभाव की वजह से मैंने बहुत सारी चीजें खोई थी। मैंने 20, 22, 25, 26 साल की उम्र में लोगों को मैंने देखा है, उनके पास गर्लफ्रेंड्स है, उनके पास वो पार्टीज पब्स वगैरह जाते रहते हैं। मैंने कभी नहीं किया और मुझे मौका भी नहीं मिला। छठवीं कक्षा से लेके मेरी सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थी। सारी चीजें मुझे करनी पड़ती थी। मेरी माँ एक गृहिणी थी तो घर की जो भी जिम्मेदारी वगैरह थी वो सब मुझे ही उठानी पड़ी थी। तो मैंने वो सारी चीजों का अनुभव कभी लिया ही नहीं था। गर्लफ्रेंड का होना, पब्स जाना। क्योंकि एक ही चीज मेरे दिमाग में थी, वो था पैसा पैसा पैसा। और जब ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया था मैंने इसे दोनों हाथों से ले लिया था। मुझे लगा था कि ये एक मौका हो सकता है, ये एक मंच हो सकता है जो मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। और जिसे मैंने कहा था
मई 2015 में मैंने शुरुआत की थी। इस बिजनेस ने मेरे लिए सब कुछ बदला है, वाकई में। सचमुच सब कुछ मतलब वाकई में सब कुछ। जब भी मैंने शुरुआत की थी तभी मैंने मेट्रो में सफर करता था। और अभी तो बहुत ज्यादा वक्त हो गया है कि मैंने मेट्रो में नहीं सफर किया है। वेलकम ही हम लोग ड्रीम ए और ड्रीम बी कहते हैं। मेरे लिए ड्रीम बी एक ही था। मेरे लिए माँ थी, है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं उनके लिए। और वो आज एक रानी की तरह जिंदगी जी रही है। बिजनेस क्लास के नीचे वो ट्रैवल नहीं करती आजकल कहीं पर भी। 5 स्टार प्रॉपर्टी से नीचे कहीं पर वो खाना नहीं खाती जब भी हम लोग बाहर जाते हैं। उनको अपने से कुछ खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आप में से कितने लोगों की माँ जाकर खाना वाना पकाती है। मेरी माँ को जरूरत नहीं होती है। बट जब कभी भी उनको मूड आता है खाना बनाने का तभी जाकर वो खाना बनाती है। वहां पर एसी भी लगाया हुआ है। बस उनकी मर्जी से, उनकी खुशी के लिए वो ये सारी चीजें करती है, जरूरत के लिए नहीं। और जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उन्हीं के लिए हूँ, उन्हीं के लिए है। और बस मैं खुश हूँ, खुशी से कह पाता हूँ कि बस वो एक रानी की तरह जी रही है। तो ये वो मंच है जहां पर आपको एक ऐसी जिंदगी मिल सकती है। एक ऐसी जिंदगी आप जी सकते हो जहां पर आप अपनी माता पिता के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं जब कभी भी अपने पिताजी को घर से लेके अस्पताल लोकल ट्रेन से जाता था, तो जहां पर उनको बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो वो कहते थे कि जीपीएफ का पैसा आएगा तो वो सबसे पहले एक गाड़ी खरीदेंगे। ट्रेन से उनको ट्रैवल नहीं करना था, सफर नहीं करता था। और जब कभी भी वो लोकल ट्रेन में बैठते थे तभी वो यही कहते थे, मैं ये दर्द सह नहीं सकता हूँ। तो हम लोग गाड़ी खरीदते। जीपीएफ का तो पैसा नहीं आया लेकिन मेरे पिता चल बसे। तो तीसरे साल में मैंने अपनी मर्सिडीज खरीदी मेरे अपलायंस की मदद से। तो मेरी माँ वहां पर थी जब भी मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए खड़ा था। तो मैं ड्राइविंग सीट पे था, माँ पीछे थी। और मैंने सोचा कि अगर मेरे पिताजी आज जिंदा रहते तो वो सबसे ज्यादा खुश इंसान रहते थे मेरे बगल में बैठकर, पर वो नहीं थे। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका मैं दिखावा कर सकता हूँ, बट मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। और जब कभी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, और एक ही चीज है जिसको मैं मिस करते रहूंगा पूरी जिंदगी भर के लिए, वो मेरे पिता है। तो अगर आप लोगों ने निर्णय नहीं लिया है तो पता नहीं आप लोग कभी निर्णय लोगे। तो लोग कहते हैं ना कि वक्त बहुत है, बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, बहुत समय है। आपके पास शायद बहुत वक्त होगा पर आपके माता पिता के पास उतना वक्त नहीं होगा। तो ये सोचना बंद करो कि आपके पास बहुत वक्त है। आप उस गाड़ी का, उस बंगले का करोगे क्या जब ये उसमें से रहने के लिए, उसका सुख भोगने के लिए आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहेंगे। आज मेरे पास सब कुछ है।
देश विदेश में मेरे सारे प्रॉपर्टीज वगैरह है, सब कुछ है, मेरे अपलाइंस की मदद से सब कुछ, सब चीजें हैं। अगले महीने में अपग्रेड करूंगा अपनी गाड़ी को, मर्सिडीज से लेके पोर्शे में उसको अपग्रेड करूंगा। तो सारी चीजें मैंने प्लान करके रखी है, तो पूरी जिंदगी भर के लिए। लेकिन एक ही चीज मिस करूंगा, वो है मेरे पिताजी, मेरे पिताजी जो अभी हैं। तो आपके पास एक मंच है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो क्या है जो आपको रोके है, जो आपको अपने सपनों को पाने के लिए रोके रखा है? दर्द तभी होगा जब ये आप निर्णय करोगे, सोचोगे कि ये दर्द हो रहा है करके। एक वाकया बताना चाहूंगा। मैंने शुरुआत की बिजनेस, 7-8 लोग थे टीम में। साकेत में पीओए में जाते थे, जो लोग दिल्ली में है सिलेक्ट सिटी वॉक में, तो हम लोग वहां पर अपना पीओए करते थे। मैं अपना इनके पास गया, प्राणी भाई और कृति मैम, और उनको जाकर मैंने पूछा कि मुझे बढ़ना है और मुझे वाकई में बढ़ना है आगे, तो मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है करके। तो प्राणी भाई ने कहा कि तुम अगर वाकई में सीरियस हो, तो जो कुछ भी है तुम्हारे पास अगले 2 साल के लिए, तुम्हें सारी चीजें झोंक देनी होगी यहाँ पर। 2 साल का तपस्या करनी होगी तुम्हें। जो लक्ष्य ने आपको बताया था वही वाक्य मुझे प्राणी भाई ने बताया था। कृति मैम उनके बगल में बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि 2 साल तुम्हें बैचलर बनना है, 2 साल के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको भूलना होगा, और उसी तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना होगा तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है, चलो करते हैं। उस वक्त मेरा बच्चा सिर्फ 1 साल का था। मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरा बच्चा 1 साल का। तो मैंने घर गया, उनको उन तीनों का टिकट बुक करा, उनको कोलकाता भेज दिया। और मैं गुड़गांव में रहता था उस वक्त, पोर्टेस में काम करता था उस वक्त। तो वहां से लेके मैं साकेत शिफ्ट हो गया। और नित्य क्रम बहुत ही ज्यादा सरल था। 3 BHK फ्लैट में हम लोग 5 लोग साथ में रहते थे। 8:30 बजे मेड आती थी, वो खाना वाना बना के जाती थी पूरा। 10:30 11 बजे तक, 11:15 बजे तक खाना वाना खा के हम लोग पीओए में पहुंच जाते थे। और हम लोग कॉलिंग एक्टिविटीज ये सारी चीजें करते रहते थे। तो रात के 11 बजे तक मॉल बंद होने वाला रहता था। तो वहां का चौकीदार आके बोलता था चलो अभी बस, धक्के मारने के निकालना पड़ता था, मतलब ऐसे कभी कभार। मॉल के बाहर एक छोटा सा एक वाटर फाउंटेन था, जहां पर हम लोग एक और 1 घंटा बैठते थे वहां पर। और 12 साढ़े 12 के बाद कुछ और सिक्योरिटी गार्ड आके फिर बाद में वहां से भी हम लोग को हकाल देते थे कि वहां पर बैठना नहीं है करके। और वहां से हकालने के बाद मतलब हम लोग रास्ते पर हम लोग वक्त बिताते थे, बातचीत करना ये वो सब। आखिरकार 2 ढाई बजे जब फिर बाद में पुलिस की गाड़ी आती थी, जब तक पुलिस वाले धक्का मार के भेज घर नहीं भेजते थे, हम लोग घर नहीं जाते थे। और यही रूटीन हुआ करता था, 8 बजे उठना, 10:30 बजे पीओए। और ये बहुत देर तक ये सारी चीजें चलती रही, ये रूटीन वगैरह जो सब था।
और आज बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं पीओए जाने से। मैंने अपने अपलाइंस को बिजी व्यस्त रहते हुए देखा है पीओए में, अपने अपने कामों में। तो मैं भी व्यस्त रहता था, तो सिस्टम काउंट बढ़ रहा था, लोग बढ़ रहे थे, और मैं दिन ब दिन व्यस्त होते जा रहा था, तो मुझे पास वक्त नहीं था मुझे मेरे वहां से और बीवी से बात करने के लिए। और उस वक्त मेरे पास एक ऐप था आईएमओ, जहां पर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे 2015 में। तो कभी कुछ 12, 12:30, 1 बजे तक मैं वीडियो कॉल करता था। तो मेरे बेटे का नाम था जूस। तो फिर बाद में हम लोग उस वक्त, तो 2 साल तक करीबन मैंने अपने बेटे को सिर्फ सोते हुए ही देखा है। तो मैं रात को ही कॉल करता था। कभी कभार माँ उठ जाती थी और हम लोग आधा 1 घंटा बात करते थे। और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद कुछ और आधा घंटा में रोते रहता था। और रोना इसके लिए था क्योंकि मेरे पास मेरा ड्रीम भी मेरे साथ नहीं था। और फिर बाद में वापस थोड़ी देर के बाद उठ के सही होके, फिर बाद में मुंह वगैरह धो के, फिर बाद में वापस एसोसिएशन, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, कितना आया, क्या है, ये वो सब ये चलते रहता था। और ये करीबन 2 साल तक कोई परिवार नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं। मैं एक बंगाली हूँ, और हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है जो बहुत बड़ा होता है। कलकत्ता में लोग 11 महीने राह देखते हैं दुर्गा पूजा जश्न मनाने के लिए। 5 साल के लिए मैं वहां पर नहीं गया। तो दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो या होली हो, हर साल मनाया जाता है, वो भी पीओए में। मेरे बेटे का जन्मदिन का केक कटिंग भी पीओए में ही हुआ था। पीओए मेरे लिए सब कुछ है। कुछ करीबन 5, 6 साल तक यही था, और अभी भी है। 2 साल तक पीओए जाओ, काम करो, कॉल करो, कॉल 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 कॉल, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। और चीजें बढ़ने लगी, फिर चीजें बदलने लगी। और 2 साल के बाद मतलब कृति मैम मुझे फिर बाद में बुलाती थी कि उनको पता है बैचलर्स है। तो वो पूछती थी कि मतलब नाश्ता किया है, नहीं, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। तो वो मुझे खाना खिलाती थी। उस वक्त मैं फूडी हुआ करता था। अभी मेरा थोड़ा सा बदलाव हुआ है, मैं उतना खाता पीता नहीं हूँ, थोड़ा सा परहेज करता हूँ। तो सुबह सुबह वो मेरे लिए चिकन बनाती थी, और अपने बेटे की तरह वो मुझे खाना वाना खिलाती थी। और पता नहीं उनको कैसे समझ में आता था कि जब कभी भी मुझे कुछ चीजों की जरूरत होती थी, या मुझे, मैं परेशान रहता था, या जो कुछ भी है, उनको पता चल जाता था। तो वो पूछती थी क्या हुआ है तुम्हें, किधर हो, क्या है। तो वो कहती थी हाँ मैं पीओए में हूँ, हाँ, चलो आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। तो हम लोग वहां पर जाते थे, बातचीत करते थे, फिर और थोड़ा सा खाना। और ये बस 2 साल तक ये चलते रहा। 2 साल में मुझे पता नहीं मैंने कितने अनगिनत बार मैं उनके घर पे गया था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। और ये दो लोग हमेशा मेरे बगल में रहते थे।
और उन्होंने कहा कि 2 साल हो गए अभी, चलो अपने परिवार, तुम्हारे परिवार को लेकर आते हैं वापस। तो उन्होंने फ्लैट फाइनलाइज किया था नोएडा में। तो उन्होंने ही मेरा सारा फ्लैट वैट जो भी सेटअप करना था, वही उन्होंने ही ले लिया था, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा ली थी। कब मेरे परिवार को बुलाना है, ये वो सब सारी चीजें। मैं पीओ में रहता था, और मेरे अप्लायंस फर्नीचर वगैरह के मार्केट में रहते थे, कि पलंग खरीदने के लिए ये वो सब सारी चीजें। ये अच्छा है, हाँ चलो ठीक है, हाँ अच्छा है, चलो इतना पैसे ट्रांसफर करो। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज की थी, सोफा खरीदना, पलंग खरीदना, ये सारी चीजें उन्होंने मेरे लिए खरीद के लाई थी। मेरा घर जिस तरीके से पूरा डेकोरेट करके रखा हुआ है, जिस तरीके से सजाया है, ये सारी चीजें मेरे अप्लायंस ने की है। इन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है जब कभी भी जरूरत पड़ी थी। कभी कभार भी बहुत ही कड़वी बातें बोलती थी। मैं सोचता था कि ऐसे क्यों बात कर रही हैं, बट जो उनको इरादा था इस तरीके से बात करने के लिए, वो यही था कि वो हमेशा मुझे खुश देखना चाहती थी। और सिर्फ उनके मदद की वजह से मैं पैसा कमाने लगा। मैं अपने परिवार के साथ 2 साल के बाद मैं साथ में रहने लगा। और इतना ही नहीं कि मुझे और भी याद है, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे नोएडा में। तो उस वक्त मैं सेकेंड हैंड Hyundai एक्सेंट गाड़ी चलाता था, और मैं अपने बेटे को लेकर कहीं पर तो जा रहा था। तो मैंने प्राणी भाई और कृति मैम को पार्किंग में देखा। तो मैंने बोला, नमस्ते भाई। तो उन्होंने पूछा कि ये स्कूल कब जा रहा है। तो अगले महीने से, एक आध 2 महीने से के बाद उनका एडमिशन वगैरह ले। तो कहाँ पर, फॉर्चून गोल्ड। तो कितना लंबा है। तो यहाँ से 15 मिनट लगते हैं गाड़ी में। तो उन्होंने पूछा कि कैसे स्कूल जाने वाला है। तो मैंने कहा, "है, ये गाड़ी है मेरे पास।" तो पता है उन्होंने क्या कहा। समन पॉल का लौंडा है, डब्बे में थोड़ी जाएगा। तो वो डिजर्व नहीं करता ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में जाना। तो मैंने कहा, हाँ हाँ, सुमन पॉल का लड़का है, तो फिर बाद में वो बड़ी गाड़ी में जाना चाहिए। तो उस एक वाक्य से मैंने वो निर्णय लिया था कि मुझे जर्मन गाड़ी खरीदनी है। तो उसकी वजह से मैंने अपनी पहली जर्मन गाड़ी खरीदी। और यकीन मानिए, जब मेरा पहले दिन जब मेरा बेटा स्कूल गया था, तभी वो मर्सिडीज गया। 8:30 बजे सुबह मैं अपने लड़के को लेकर स्कूल जाता था। और 1:30 बजे जब भी मेरा स्कूल खत्म होता था, उसका स्कूल खत्म होता था, मैं जाकर उसे पिकअप करके लेके आता था। बाकी सारे बच्चों के माएँ आती थी वहां पर। तो मैं अकेला पिता रहता था वहां पर, शॉर्ट्स और टी शर्ट में अपने बच्चे को लेकर लेने के लिए जो जाता था। तो उसका पसंदीदा गाना था बॉम्ब डिग्गी। और हम लोग सनरूफ खोल के फिर बाद में हम लोग फुल वॉल्यूम में हम लोग फिर बाद में गाना सुन के आते थे। शावर वार लेके फिर घर आने के बाद, फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग फिर बाद में पीओए जाता था वापस। तो ये जो आजादी है वक्त जिंदगी जीने की, तो ये सारी मुझे अपने अपलाइन से मिली है। तो आज जो कुछ भी है जिंदगी में, ये सारी चीजें मुझे अपने अपलायंस की वजह से मिली है। तो बहुत सारे वाक्य हुए हैं।
बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन बट बात यह है कि 2 साल अपने परिवार से अलग था, मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, परिवार वापस आया, हम लोग साथ में रहने लगे फिर वापस। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उसी सारे वजह से आते हैं। उनको अपनी अपनी नजदीकी लोगों को अच्छी जिंदगी देनी रहती है, पर वो उतना की उसकी कीमत नहीं चुका सकते, या कीमत चुकाना नहीं चाहते जिसकी जरूरत होती है। तो यही था कि अगर मैं अगर तैयार नहीं रहता था सारी चीजों को त्याग करने के लिए, तो अगर शुरुआती की 2 साल में अगर मैं वो इंसान नहीं रहता जिससे प्राणी भाई कहते हैं, तो अगर तपस्या करने के लिए अगर मैं तैयार नहीं होता, तो फिर मेरा लड़का कभी मर्सिडीज में कभी ट्रैवल नहीं कर पाता था। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, अच्छे घर और गाड़ी खरीदना, इसके लिए पैसों की जरूरत होती है। तो हम लोग वही, मैं अभी भी लोगों को कहता हूँ कि हम लोग साइकिल में जाते थे स्कूल, 5 किलोमीटर तक हम लोग साइकिल करके जाते थे। मेरे बच्चे ने मर्सिडीज में शुरुआत की, कल मेरी लड़की पोर्शे में जाएगी, गाड़ी में। और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर बात नहीं, कोई भी कर सकता है। 7 साल है मेरे लिए सिर्फ हुए, और इस बिजनेस में वो क्षमता है जहां पर आप कुछ भी मुमकिन करा सकते हो और कुछ भी पा सकते हो। और बिजनेस में कुछ हफ्ते अच्छे जाते हैं, कुछ हफ्ते बुरे जाते हैं, कुछ कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव। मेरे अपलाइन ने कहा था कि अगर तुम बिजनेस में हो तो फिर तुमको बढ़ते ही जाना है। मैंने अपलाइंस को ग्रो होते ही देखा है, तो एक ही चीज है, मैं उनको बढ़ते ही देखा है, उनके लिए कभी उतार चढ़ाव चढ़ाव कभी डाउन कभी देखा नहीं है उनका। आपने तामूली को सिस्टम लेते हुए देखा है, प्रदीप को सिस्टम लेते हुए, राजीव को सिस्टम लेते हुए। और हम सब लोग एक जैसे सोचते हैं, हम लोग एक जैसे ही व्यवहार करते हैं, और एक ही चीज हम लोग जिसकी बात करते हैं वो है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, तकलीफें होती रहेंगी। तकलीफें पहले भी थी, अभी भी है, और होती रहेंगी। मुश्किलें होती रहेंगी। लोग मुझे आकर कहते हैं कि भाई मुझे आप 1 महीना दे दो, ये सारी चीजें मैं खत्म करके फिर बाद में पूरा 100% दूंगा। मतलब मुश्किलों के बगैर जिंदगी ये कभी हो ही नहीं सकता। बहुत बार मेरे पास पैसा नहीं रहता था पीओ में जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उत्साही था कि मैंने नौकरी छोड़ दी है करके तीसरे महीने में। और उधार लेना पड़ता था मुझे, तो मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने के लिए वगैरह सारी चीजें। तो तकलीफें तभी भी थी, मुश्किलें तभी भी थी है। आज की मुश्किल क्या है? आज की तकलीफें ये है कि मैं मुझे जीएसटी भरनी है, इनकम टैक्स भरना है। तो आज मुश्किलें अलग है, तकलीफें अलग है। 7 साल पहले पैसे नहीं था। आज तकलीफ ये है, सोच ये है कि आज मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं टैक्स बचा सकता हूँ, जो मैं पैसे जितना मैंने कमाया है। तो मुश्किलें तभी भी है, होंगी, और आगे भी होते रहेंगे। जिसे प्राणी भाई कहते हैं, समस्या समस्या नहीं है, समस्या समझना ही समस्या है। आपका रवैया जो है उस समस्या के तरफ, वो एक समस्या है। तो हम लोग अगर सोचेंगे कि एक दिन सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, ये वो सब सारे, और फिर जिसके बाद हम लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। मुकेश अंबानी को भी तकलीफ थी, धीरू भाई अंबानी को भी तकलीफ थी, रतन टाटा को भी तकलीफ है, सबको तकलीफ है। सबकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं। तो हमें वो
तो हमें वो इंसान बनना है कि वहां पर उस तकलीफों से दूर होकर बाहर निकल कर हमें यहाँ पर आके जिंदगी जीनी है। तो जब भी मैंने 7 साल पहले शुरुआत की थी मैं सोचता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिंदगी में, लेकिन दुनिया में, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये बिजनेस है, वो बिजनेस है। तो ये वो वाला बिजनेस तो नहीं है, हम लोग जैसे कहते थे ना। मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। लोगों को बुलाकर उनको साइन अप करना, ये बिजनेस कैसे हो सकता है करके। और मुझे 6 महीने लगे थे ये मानने के लिए कि ये बिजनेस है। और एक ही था, मैं लोगों को जज करता था। मैं सिस्टम, पीओए सबको जज करते रहता था, अपलाइंस को सबको जज करते रहता था। और शुरुआती के 6 महीने में मैंने कुछ नहीं किया था। 10 साल कॉर्पोरेट ऑपरेशन हेड। दो तरीके के लोग हैं, जो लोग कहेंगे कि मुझे सब पता है, तो उनके साथ डील करना थोड़ा आसान होता था। मैं ऐसे था कि मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो जब कभी भी कोई आके मुझे सिखाने की कोशिश करता था कि सुमन ये तरीका नहीं है, तो मैं कहता था कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे सिखाने की कोशिश करो। और वहां पर वैसे मैंने 6 महीने निकाले। 6 महीने के बाद जब भी पैसे नहीं थे, कड़का हो गया था, तभी फिर बाद में मैंने सोचा चलो अभी अभी सीरियसली, गंभीरता से अभी काम करने की जरूरत है, बिल्ड करते हैं। 7 महीने के बाद मैंने अपना पहला डीआर किया। और उसके बाद 2 महीने में मैंने एलएस के लिए क्वालिफाई किया। एलएस से आया, 2 महीने के अंदर मैं एलडीसी के लिए क्वालिफाई हुआ। और इतनी तेजी से मैं आगे बढ़ते गया, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प था ही नहीं। तो हम में से अधिकतर लोगों के लिए जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो मुश्किलों से गुजरते हैं। एक्सेप्टेंस और बिलीफ, मानना और विश्वास। मानना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बाधा जो आती है वो ये है कि विश्वास की मैं कर सकता हूँ कि नहीं करके। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। अगर स्वीकार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा तो फिर बाद में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, आपकी तकलीफें बढ़ती रहेगी। मुझे 6-7 महीने लगे थे वहां पर। अगर आप उस दौर से गुजर रहे हो, एक्सेप्टेंस, और आपके पास विश्वास नहीं है, तो आप बात करो अपने अपने आप लाइन से, किताबें पढ़ो, सिस्टम्स अटेंड करो। हर इतवार तो सिस्टम्स अटेंड करो। हर बुधवार को चीफ आते हैं इंस्टा पे, उनको सुनो, किताबें पढ़ो, अपने अपलाइंस के पास जाओ। ये सारी चीजों से आपको मदद होगी। वो जो दौर चल रहा है एक्सेप्टेंस और बिलीफ वाला, उस दौर से गुजरने के लिए आपको मदद मिलेगी फिर बाद में। और क्योंकि अगर आप वहां पर अटके रहोगे तो आप बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करते रहोगे। तो उससे बाहर निकलो, तो आगे बढ़ते रहो। तो मैंने अपने 6 महीने बर्बाद किए थे, कुछ कुछ नहीं करते हुए। मैंने एक नेम लिस्ट भी नहीं बनाया था। 7 महीने के बाद कुछ तो हो गया था, मुझे पता नहीं क्या। मतलब ऐसे कोई तो भूत मेरे पीछे पड़ा था, और मैं बस भागते गया था। 2 हफ्ते में मैंने अपने 7 डीआर किए। 2 महीने में मैं एलएस चला गया था, मैं वापस आ गया। मुझे पता नहीं प्राणी भाई सुन रहे कि नहीं।
मेरे अपलाइन के पहले मैं एलडीसी गया था, तो मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था। मैं सीटीसी आ रहा था, मुझे मैं उसके लिए क्वालिफाई हो गया, सीटीसी 2 के लिए क्वालिफाई होना था, मैं कर लिया। इतने इवेंट में जाना है, इतने लोगों को लेके जाना है, तो वही कर। तो लक्ष्य बहुत ही साफ था मेरे लिए कि यही करना था करके। मैंने मानता हूं कि थोड़ी देरी से शुरुआत की थी, लेकिन जिस दिन मेरे दिमाग में अंदर वो स्वीकृति आ गई थी, तो सारी चीजें फिर बाद में आगे बढ़ने लगी फिर बाद में। और फिर आगे बढ़ते ही गया सब कुछ। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को पीओए आते हुए, पी के बात करते हुए कि हाँ ये है वो है। अपने अपलाइन से बात करो, किताबें पढ़ो। हम लोग बहुत सारे लोग, हम लोग किताबें नहीं पढ़ते, सिस्टम से अटेंड नहीं करते हैं। छह महीने तक मैं सरवाइव कर पाया था क्योंकि मैंने एक भी सिस्टम मिस नहीं करा था। क्रॉस लाइन ने, जिसने मेरा प्लान लिया था, उसने इतना ही कहा था कि फिर बाद में तुम लोग पीओए आओ, बैठो यहाँ पर, हम लोग चाय वाय पिए के हम लोग बातचीत करेंगे। छह महीने तक मैंने जो किया था, मैंने सिर्फ इतना ही था कि मैं बस पीओए जाता था, मैं चाय वाय पीता था वहां पर आके, और सिस्टम से अटेंड करता था। और ये तीन चीजों से मुझे सरवाइव करने के लिए मदद मिली थी। और छह महीने के बाद जब भी मेरे सारी चीजें, एक्सेप्टेंस, बिलीफ, ये सब अपनी अपनी जगह पर आ गए थे, मैं मेरे अगल बगल से के लोगों से ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा तेज आगे निकल गया था, दौड़ते रहा था। तो पीओए जाओ, जूम से बाहर निकलो। हमारा धंधा लोगों के बीच वाला धंधा, लोगों का धंधा है, लोगों के बीच वाला धंधा है, लोगों से बात करने का धंधा है। और जब भी आप लोगों के धंधे में हो, तो वो जो प्यार मोहब्बत, भावनाएं वगैरह जो सभी है, वो तो फिर बाद में आमने सामने रहकर ही फिर बाद में वो सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारी चीजें करो, तो पीओए आओ। ट्रेनिंग अटेंड करो, डीडब्ल्यूडीआर है। तो अगर आप सोच भी रहे हो कि आप इससे मिस करना है, तो आप बड़े बेवकूफ हो। स्कूल खत्म होने के बाद फिर जब मैंने एडमिशन लिया था, तो मेरा एक सपना था, मुझे पढ़ाई वगैरह खत्म करके मुझे बाहर दूसरे देश में जाना था वहां पर। और उस वक्त मतलब वो कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं था, तो मुझे जीपी ऑफिस जाना था कलकत्ता के, फॉर्म लेकर उसको भरना, डीडी भरना, और वहां पर वो सारी चीजें करके फिर बाद में मुझे मेरा पासपोर्ट मिला था। और मैं सोच रहा था कि पासपोर्ट आने के बाद एक दिन मैं बाहर जाऊंगा पढ़ाई करके, नौकरी करने के लिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती है। मैंने उसे सिर्फ एक आईडी प्रूफ के बतौर इस्तेमाल किया था, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि मैं कहीं पर भी नहीं गया था। वो एक ही उसका इस्तेमाल उसी उससे किया था। और 10 साल के बाद जब ये बिजनेस 10 साल के बाद जब ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया था, और मैंने पासपोर्ट रिन्यू किया था, और पहला जो देश था जहां पर मैं गया था, वीकॉन 2016 था। पहली बार जब मुझे स्टैंप मिला था, देश से बाहर जाने का मौका मिला था, वीकॉन के लिए गया था, तो मैं बहुत खुश था। और पता नहीं उस दिन से लेके आज तक मैं कितने देशों का दौर किया है मैंने।
पिछले महीने मैं सिर्फ 10 दिन के लिए इंडिया में था। एमसीडी लीग चल रहा था जो वीपी कविता मां ने जो चलाया है। हम लोग मॉरिशस गए, फिर हम लोग मलेशिया आए, फिर वहां से हम लोग दुबई गए। 5-7 दिनों के लिए सिर्फ मैं इंडिया में था। तो हर महीना हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं। तो प्राणी बाय एंड डाउन हम लोग दो तीन बार तो हम लोग ट्रैवल करते रहते। तो और इतने सारे स्टैम्प्स हैं। इमिग्रेशन वाला बंदा मुझे सिर्फ पासपोर्ट देखकर मेरी तरफ देखता है और कहता है कि भाई तुम करते क्या हो करके। 10 साल कुछ नहीं, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अब अभी मैं एडिशनल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि उसमें और ज्यादा पन्ने होंगे। तो ये, तो ये मेरी जर्नी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। बहुत सारे लोग, आप लोग बाहर गए नहीं देश से। डीडब्ल्यूडी एक बहुत बढ़िया सा मंच हो सकता है। बहुत सारे लोग, अधिकतर लोगों के लिए, अगर ये बिजनेस नहीं होता। आपको मौका कैसे मिलता फिर अपने देश के बाहर जाने के लिए। हम लोग अधिकतर सब लोग बहुत छोटे से घर घर परिवार से हैं। तो हम लोग को यहाँ पर मौका मिल रहा है देश से बाहर जाने का। देश से बाहर हम लोग कभी गए भी नहीं रहते, तो ये शायद शुरुआत हो सकती है जहां से आप लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर बन सकते हो। तो डीडब्ल्यूडी मिस मत करना। तो अगर मैं बात करूं जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी 2015 में, मैंने जब शुरुआत की थी, वीकॉन मैंने मिस किया था क्योंकि मैं सोच रहा था करना है नहीं करना है। 6 महीने के बाद जब ये सारी चीजें शुरुआत हुई तो मैंने डीआरस करने की शुरुआत की। मई 2016 में मैंने सोचा कि चलो वीकॉन जाते हैं। और पैसे नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पैसे वगैरह थे। एक आध दो चेक्स वगैरह महीने में हम लोग पैसे कर रहे थे। हेमंत वगैरह सब हम लोग एक आध दो चेक एक महीने में। जब भी हम लोग ने सोचा वीकॉन जाने के लिए तो उस तरीके के पैसे नहीं थे। तो एक निर्णय पक्का था कि हम लोग जाएंगे जरूर। तो कुछ लोगों ने गाड़ी बेच दी, बाइक बेच दी, किसी ने गोल्ड लोन लिया, ये वो सब सब कुछ किया था ताकि पैसा रहे हमारे पास वीकॉन जाने के लिए। और पहले वीकॉन के मुझे याद है हम लोग कैसे गए थे। दिल्ली से केएल हम लोग का एक डायरेक्ट फ्लाइट था, कुछ 12,000 का था। पर पैसा बचाने के लिए हम लोग ने किया, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से तिरुचिरापल्ली, और तिरुचिरापल्ली से हम लोग कोलालमपुर गए। 2 घंटे वहां से लेके फिर बाद में 3,000 रुपये बचाने के लिए हम लोग ने इतनी सारी मेहनत की थी। 4-4 घंटे, 8-8 घंटे स्टॉप ओवर, रुकना एयरपोर्ट में। आते वक्त केएल से लेके तिरुचिरापल्ली 12 घंटा, त्रिची से लेके चेन्नई 4 घंटे, और फिर वहां से दिल्ली के लिए 2 घंटे। तो ये 3,000 रुपये बचाने के लिए हम लोग ने इतनी सारी मेहनत की थी। और जब भी हम लोग पिनांग में हम लोग पहुंचे, हमारे पास पैसे नहीं थे। कुछ 500-600 रिंगेट बचे थे हमारे पास। होटल कॉन्टिनेंटल था जहां पर हम लोग रुके थे, उसके सामने एक 7-Eleven स्टोर था। तो वीकॉन के टाइमिंग सबको पता है, बहुत लंबे तक चलते रहता था। तो हम लोग सुबह 6 बजे, 6 बजे आप लोग को भूख नहीं लगती है।
जो कुछ भी हम लोग मैक्सिमम हम लोग खाते थे, तो किसी ना किसी को वो एक काम दिया जाता था कि आज तुम ब्रेड ब्रेड चोरी करेगा, केला चोरी करेगा, एप्पल चोरी करेगा। तुम लोग 8 लोग थे, 13 लोग थे, तो 8 लोग थे हम लोग कुछ ना कुछ तो हम लोग ऐसे चोरी करते थे वहां से। तो उसमें एक ही चीज होता था, मतलब केला, ये वो सब। बीकॉन अटेंड करते थे, और लंच टाइम में बाहर आकर फिर बाद में जो कुछ भी हम लोग होटल से लेकर आए थे वो हम लोग खाना खाते थे। फिर वापस बीकॉन अटेंड करना, 2 ढाई बजते थे वापस होटल पहुंचने के लिए। 110 किलो का वजन था मेरा, मुझे भूख भी लगती थी उस वक्त। अभी मेरी अभी मेरा वजन 82 किलो है। और उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ खरीदना है, ब्रेड, वाटर बॉटल, जैम, ये चिप्स वगैरह वही सब खरीदता था। तो 8 लोग हम लोग 8 अलग अलग चीजें हम लोग खरीदते थे, हम लोग अपने रूम में आते थे फिर बाद में उसको बांटते थे एक दूसरे में हम लोग फिर बाद में। और उससे भी भूख नहीं मिटती थी फिर बाद में। तो कहते थे हेमंत वगैरह कि चलो हम लोग सो जाते हैं, अभी 3 बज गए हैं, 6 बजे तो वैसे भी नाश्ता मिलने वाला है, तो 3 घंटे तो सो लेते हैं हम लोग। तो अभी पता नहीं कितने लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, पर ये ऐसी इस तरीके से हम लोग ने अटेंड किया था। 5वें दिन वीकॉन खत्म हुआ, हम लोग वीकॉन के होटल के लॉबी में है। जो कुछ भी पैसे बचे थे हम लोग ने सिम खरीदे, इनवाइट्स किए वहां से। और जब भी हम लोग इंडिया पहुंचे थे हम लोग कुछ 250 प्लान्स लाइन अप किए थे। लोगों ने L1 किया, L2 किया, मैंने अपने 100 यूवीज किए, और फिर आगे बढ़ गए। तो ये DWD आपके लिए वो मौका बन सकता है, ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। और पुराने लोगों ने आपने ये सुना होगा, तो आपका बिजनेस इवेंट से इवेंट बढ़ते रहता है, चलते रहता है। उम्मीद करता हूँ कि पुराने लोगों ने सुना होगा ये। पहले DWD में पार्टिसिपेंट गया था, मैं पागल जैसा नाचा था, सब कुछ किया था जो पार्टिसिपेंट करते हैं। दूसरे DWD में इन सर्विस था। तीसरे DWD में भी इन सर्विस था, बट सफायर के बतौर में स्टेज पे गया था। अभी चौथी DWD में देखेंगे। तो मेरा DWD से DWD हम लोग बढ़ते गया, पहले 130 थे, फिर 1200 लोग हो गए, 2,500-3,000 लोग थे। इस बार हम लोग उससे भी ज्यादा नंबर्स देख रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है और ये अगर आपका लास्ट शिप है, और अपनी जिंदगी भर के लिए अगर आप यही वो चीज है जो आखिरी चीज आप करोगे, तो इसको कभी मिस मत करो। DWD हो, वीकॉन हो, कोई भी चीज मिस मत करो, कोई भी इवेंट मिस मत करो। क्योंकि हम लोग ऐसे ही बड़े हैं। और ये जो कुछ भी हम लोग ने मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है, और ये मैं उदाहरण हूँ इन सारी चीजों का। और ये बिजनेस आपको बहुत ज्यादा मतलब भर भर के दे सकता है। और जो जिंदगी में आज 7 साढ़े 7 साल के बाद जो जी रहा हूँ, इसी की बदौलत है। 7 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ ऐसा कुछ हो सकता है करके। मैंने कभी नहीं सोचा कि
बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना ये कभी मेरे दिमाग में भी नहीं था, कभी जहन में भी नहीं बैठा था। नौकरी जब भी शुरुआत की थी तब मेरे पहले इंटरव्यू दिया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। वो ईस्टर्न रीजन हेड था। एक ही चीज मुझे याद है उसके साथ बातचीत। तो उन्होंने पूछा था एमबीए क्यों किया तुमने सुमन। तो मैंने एक बहुत ही फैंसी सा जवाब दिया था। तो मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत क्लासरूम में शुरुआत की थी और मुझे बोर्ड रूम में खत्म करनी। और मुझे लगता है कि एमबीए ये विकल्प है। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन मिलते हैं हम लोग। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा ड्रीम सैलरी क्या है करके। अगले दिन जब भी हम लोग मिले थे तभी। तो 2008 की बात है। 1 लाख रुपए महीना। 12 लाख महीने का। 12 लाख साल का। तो उन्होंने देखा। तो 18 हजार से मैंने शुरुआत की थी। तो आज मैं एक हुबलो पहनता हूँ जो 12 लाख रुपए का है। तो एक जमाने में जो सीटीसी था वो मैं आज उस उतने उस कीमत की मैं घड़ी पहनता हूँ। तो ये है जो बिजनेस आपको दे सकता है। तो इस बिजनेस को हल्के में मत लो। अगर आप एक दिन भी हो, 2 दिन हो, 5 साल हो, 6 साल हो, ये बिजनेस जादू है। जिसे दिग्गी भाई और प्राणी भाई कहते थे, सुमन, अपना लॉजिक मत अप्लाई करो। तो जब कभी भी लॉजिक है वहां पर मैजिक नहीं होता। जब भी हम लोग बच्चे थे, तो मैं एक बंगाली है, कलकत्ता से हूँ। तो एक जादूगर था, पीसी सरकार था, बहुत बड़ा एक जादूगर था। तो टिकट लेके जाते थे हम लोग उनकी जादू के शोज देखने के लिए। तो मजा आता था वो सब देखने के लिए। तो वो एक औरत को मतलब आधे में काटते थे, ये वो सारा चीजें वो जादू में दिखाते थे वगैरह सब। तो मजा आता था वो सब सारी चीजें देखने के लिए। अभी पता है कि ये सारी जादू है। ये हाथ की सफाई है। तो यहाँ पर लॉजिक मत अप्लाई करो। ये बिजनेस में जादू है। तो इसीलिए वो जादू के शोज देखने का वो मजा नहीं रहा अभी। मैंने बिजनेस शुरुआत की थी जब मेरे पास सिर्फ 24 लोगों के नाम थे मेरे पास नेम लिस्ट में। मैंने 17 प्लान दिखाए थे उसमें 3 महीने में। किसी ने साइन अप नहीं करा। लोगों ने कहा कि ये एक जाल है, ये वक्त बर्बाद होने वाली चीज है। कोई साइन अप नहीं, कुछ नहीं। आज मेरे पास 45 डीआर है। मुझे पता नहीं मेरे अपलाइंस कॉल पे है। मैंने 11 L1 किए हैं। हर 2 महीने में मैं डीआर करते रहता हूँ। बिजनेस आपके L1 से शुरुआत होती है, यही कहते हैं। तो 2 साल मतलब जो लोग रिलेट नहीं कर पाते कि कैसे L1 करना है करके, क्या है करके, मैंने 11 बार किए हैं। तो 24 का नेम लिस्ट,
17 रिजेक्शन, फिर भी 11 L1 45 DR मुमकिन है। यही जादू है। तो लॉजिक नहीं है। तो अगर मैं लॉजिकल बंदा रहता था, अगर मेरे पास नेम लिस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं रहता था आप लोगों से बात करने के लिए। मेरे ज्यादातर अपलाइंस नहीं रहते थे यहाँ पर, क्योंकि सबके पास, किसी के पास भी ऐसे 1000 का नेम लिस्ट नहीं था। कृति मैम, प्राणी भाई, राजीव, प्रतीक, पिछले सिस्टम में भी सुबोध, मणिकांता दीक्षित, इन किसी के पास भी 1000 का नेम लिस्ट नहीं था, पर उनने सबने मुमकिन करा है, क्योंकि उनका विश्वास था उस जादू में, और वो विश्वास रखते थे कि ये हो सकता है करके। और एक ही चीज है जो आपको करना है, कि आपको इस जादू, इस मैजिक के ऊपर विश्वास रखना है कि ये हो सकता है करके, और मैं और कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। और ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक उदाहरण हूँ जो सब भी मैं बात कर रहा हूँ। तो विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, मैजिक में, जादू में, और अपने आप को पुश करते रहिए। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक सफायर बनना एक सपना था, और फिर एक वक्त ऐसा था कि मैक्स आउट करना एक सपना था। मैं मैक्स आउट हो गया, सफायर बन गया। आज मैं प्लैटिनम पिछले कुछ 2 महीनों में। और मैं काम कर रहा हूँ उन सारी चीजों में, मैं अपनी गलतियों से मैं सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो सीखो अपनी गलतियों से, रिजेक्शन से डरिएगा नहीं। ये तो होते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। किसी रिजेक्शन की वजह से डिविएट मत हो जाइए, राह मत बदलिए। अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप बात करें, तो फिर आप मॉल में अगर आप चल के जाते हो, हजारों दुकानें हैं वहां पर। आप हर दुकान में जाते हो उस शॉप मॉल के? नहीं ना। और जिस किसी भी दुकान में आप जाते हो, आप उसमें से, मतलब उस दुकान में से खरीदते ही हो, ऐसा होता है क्या? पर जो दुकानदार है, जब कभी भी आप अंदर जाओगे, तो आपको एक हंस के स्माइल देकर सब कुछ जो दिखाना, मतलब जो भी सामान है वो दिखाना है, वो दिखाते रहेंगे। अगर आप खरीदो या ना खरीदो, फिर भी वो उनके चेहरे पे हंसी रहती है। अभी हम लोग एक दुकानदार है, हम लोग का पैसा मिलता है जब भी हम लोग एक प्रोडक्ट बिकता है पोर्टल में से, शॉपकीपर। तो एक दुकानदार के बतौर हम लोग को अपना प्लान्स दिखाते रहना है, ताकि सामान बिक जाए। पर अगर कोई नहीं आ रहा है, तो फिर बाद में ये पूरे दुनिया का अंत तो नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो सोते दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जब तक, तब तक मैं आर्थिक रूप से आजाद नहीं हूँ। होता क्या है कि कुछ लोग, मतलब कुछ कुछ लोगों से 2-3 लोगों का प्लान दिखाते हैं, और फिर बाद में कोप भवन में चला जाते हैं, कि वो लोग कहीं खो जाते हैं। 2-3 रिजेक्शन अगर मिल जाते हैं तो। बट कुछ लोग हैं जो रोज आते हैं, जो लोग रोज प्लान दिखाते हैं, और वो लोग सक्सेसफुल रहते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि 17 प्लान कोई साइन अप ने, मुझे लेफ्ट राइट मेरे चलने लगे, और लोग मतलब चीजें आगे बढ़ने लगे। ये मेरे 2 अनमोल रतन है, वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। शिक्षा के तौर पे सभी जगह पे वो लोग मेरे से ज्यादा बेहतर है। पर आपको रिजेक्शन जो भी आएंगे, तो फिर उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, ये बिजनेस आपके लिए और आपके लिए तभी सिर्फ काम कर सकता है
जब भी आप निर्णय लोगे कि ये आपका आखिरी शिप है, जिस दिन आप निर्णय लोगे कि ये मेरा आखिरी शिप है और यही वो चीज है जिसे मैं पूरी जिंदगी के लिए मैं करते रहूंगा, तभी ये काम कर जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए मतलब हम लोग जॉब में है, बिजनेस में है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो देखते हैं कैसे बिजनेस कैसे होगा। तो ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, तो 50% यहाँ पर 50% वहां पर, और दोनों चीजें हो नहीं रही है, अच्छी तरह से मुमकिन नहीं हो पा रही है। तो पार्ट टाइम एफर्ट से आपको सिर्फ पार्ट टाइम नतीजे ही मिलेंगे आपको। जिस दिन आप 100% यहाँ पर मेहनत डालोगे, तो नतीजे भी उसी तरह से आपको मिलेंगे फिर बाद में। मेरा बिजनेस, प्राणी भाई का बिजनेस, प्रतिमा का बिजनेस, राजीव, हम सब लोग, हम सब लोगों के बिजनेस आगे चलने लगा जब भी हम लोग ने सोचा था कि यही वो चीज है जो हम लोग पूरी जिंदगी भर के लिए काम करेंगे। प्राणी भाई ने टीसीएस से जॉब छोड़ा था बिजनेस करने के लिए। 35 लाख का मेरा पैकेज था, ऑपरेशन हेड था, 150 लोग मेरे को रिपोर्ट कर रहे थे, जिंदगी अच्छी कट रही थी। बट मैंने अपनी नौकरी छोड़ी जब मैंने सोचा था कि ये मेरा आखिरी शिप है, और ये काम किया। तो आपको निर्णय लेना है कि ये आपका आखिरी शिप होगा या नहीं होगा करके। और अगर ये आपका बिजनेस आपका लास्ट शिप नहीं है, तो यकीन मानिए, तो चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगे। पर जिस दिन आप ये निर्णय लोगे, कोई रिजेक्शन कोई ऑब्जेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हीं लोगों को तकलीफ होगी जिन जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाते। मेरे लिए प्लान एक ही था कि यही है, और ये काम कर गया। और जिन लोगों के लिए वो ये एक ही प्लान था, ये उनके लिए काम कर गया। तो पूछिए अपने आप से, ये आपके लिए ये लास्ट शिप है क्या आपके लिए? यकीन मानिए, मतलब भगवान भी नीचे आकर आपको यकीनन सफलता दे देंगे। आपको निर्णय लेना है और उसी हिसाब से काम करना है। और पैसा इतना देंगे आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप सफायर मैक्स आउट होते तो 9 लाख रुपए बनाते हो। डॉलर में मुझे पता नहीं कितना है करके, लेकिन अगर आप 9 लाख रुपए आप बना सकते हो। मेरे अपलाइन प्राणी भाई, डायमंड मैक्स आउट है, अभी डायमंड स्टार मैक्स आउट है 13 लाख रुपए। पूछो। मैं 7.5 साल, प्राणी भाई 1 साल मेरे से ज्यादा है। प्राणी भाई 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हैं 31 साल की उम्र में। सोचिए, सोचिए जिस किस्म का पैसा लोग कमा रहे हैं। मैक्स आउट होने से पहले मैंने जब भी मेरे सीपीए में 8 लाख 9 लाख रुपए देख रहा था, मैं सोचता था ये भगवान क्या है करके, और इसी की वजह से मेरा फिश टैंक भी बढ़ गया है। और उसी की वजह से जो लोग आगे बढ़े हैं वो बड़े हैं। तो आपको निर्णय लेना है कि ये आपका आखिरी शिप है। और जिस दिन आप निर्णय लोगे, तो फिर बाद में आप दोगे कि तकलीफें कम हो जाएंगी, मुश्किलें कम हो जाएंगी, और आप बड़े बनते जाओगे। और आप अपनी मुश्किलों से आप बड़े बनते रहोगे, बन जाओगे। और इस बिजनेस की वजह से पैसे के अलावा मैं बहुत कुछ चीजें और दे सकता हूँ। 15 अगस्त को मेरे बेटी का जन्मदिन था। वो 1 साल की हुई, 2,000 लोगों को बुलाया था।
तो बहुत सारी चीजें दान धर्म वगैरह करते रहता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस में से उतनी ताकत मिली है। मैं और मेरी पत्नी एक स्कूल खोलना चाहते हैं, ताकि हम लोग वहां पर लोगों को सिखा सके, बच्चों को सिखा सके। और ये क्यों सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये बिजनेस ने ये ताकत दी है हमें। तो इस ताकत में विश्वास रखिए, और यहाँ पर से जो अपने को सीखने को मिलेगा, आप 1 घंटा दिग्गी भाई के साथ बिताओ। दिग्गी भाई से जब भी बात करता हूँ उसके बारे में, तो मतलब तो जो सोचा भी नहीं होगा तभी वो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सीखने को मिलता है यहाँ पर पैसे के अलावा, वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल सकती है, और अपने साथ साथ अपने लोगों की, अपने नजदीकी लोगों की भी जिंदगी बदल सकती है। और जो मैंने सीखा है मेरे अपलाइन से, वही मैं अपने बच्चों को दे पा रही हूँ, दे पा रहा हूँ। शुक्रवार को मैं अपने बेटे को स्कूल लेकर जा रहा था, तो वहां पर वो सिग्नल था आगे। और चूंकि मुझे देर हो रही थी, तो मैंने रेड लाइट जंप किया था। तो मेरे बेटा जो जो मेरा बेटा 7 साढ़े 7 साल का है, तो उसने रोक दिया मुझे। उसने कहा कि रेड लाइट है। आपको सिर्फ फॉलो करना है। लोग फॉलो करें या ना करें उसमें क्या दिक्कत है, मतलब आप फॉलो करो। 7.5 साल का मेरा लड़का है। मैं 2 मिनट के लिए वहां पर खड़ा रहा, और फिर बाद में उसके बाद गाड़ी आगे लेकर गया। एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो बातचीत मैंने अपने बेटे के साथ की थी, जो हम लोग कभी कभार करते हैं, जब कभी भी हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। वो 7.5 साल का है, मैं 38 का हूँ। मैंने उससे बहुत ज्यादा दुनिया देखी है। बट जब भी आप उसको सुनोगे, आपको समझ में आएगा इस बिजनेस की ताकत क्या है, और ये बिजनेस आपकी अगले पीढ़ी के लिए क्या कर सकता है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। और सारे लोग जिनके अपने अपने बच्चे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या दे सकते हो। तो मेरे माता पिता ने LIC पॉलिसीज खरीदते थे। वो एक दौर था, मध्यम वर्गीय लोगों में हम लोग LIC पॉलिसीज वगैरह खरीदते थे। अगली पीढ़ी के लिए पैसा नहीं। धीरूभाई अंबानी ने, आपको क्या लगता है, अपने बच्चों को दिया पैसे के साथ, उन्होंने एक माइंडसेट दिया था। वो 100 करोड़ कमाने की सोच रहे थे, ये अगली पीढ़ी 1000 करोड़ कमाने का सोच रहे हैं। उनको माइंडसेट देना जरूरी है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेंगे। और आज मैं बहुत ज्यादा गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने अपने लड़के को, मैंने वो माइंडसेट दिया है। जब भी मेरी लड़की बड़ी होगी, तभी उसको भी मैं उसी तरीके के एक, और उनका देखने का नजरिया अलग हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो। बिजनेसमैन क्यों? क्योंकि हमको लाख क्योंकि हमको खजाना बनाना है, और बहुत ज्यादा पैसे कमाना है, और लाखों उड़ाना है। अच्छा, ओके। तो लाइफ में क्या होना चाहिए? गोल। लाइफ में गोल होना चाहिए। तो गोल से क्या होगा? गोल से हम पैसे कमा सकते हैं, और हम
हम बॉस बन सकते हैं, बहुत बड़ा बॉस। अच्छा। हमारे अंदर दो वुल्फ है, एक वाइट और ब्लैक। उनके बीच सब समय एक लड़ाई होती है। हाँ, और हम नेगेटिव सोचेंगे तो ब्लैक वन जीत जाएगा, और हम पॉजिटिव सोचेंगे तो व्हाइट वन जीत जाएगा। और हमको सब समय पॉजिटिव सोचना चाहिए। ओके, वेरी गुड। हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बेटा, व्हाई पीपल आर लेजी? because don't have a dream, Okay. and they don't have a goal. Okay. And we have? We have big dreams. बेटा, why people fail? Because they are lazy. Okay. And लोग आलसी क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास सपने नहीं होते They are not goal. मतलब they don't have a goal. और लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता, इसलिए लोग आलसी रहते हैं। People fail because they are lazy and पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े सपने हैं। Okay. तो आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ, स्कूल जाना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हम स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से बिजनेस में जाएंगे, और बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। ओके। तो पैसा कमाना अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात है, अच्छा, पैसा कमाना अच्छा क्यों है? क्योंकि हम पैसे को प्यार करते हैं। अच्छा, तो यू लव मनी। आई लव मनी। ओके, वेरी गुड। तो ये मेरा लड़का है। तो जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आए, बस यही बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर एक काला और एक सफेद वुल्फ होता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हो तो फिर वो काला वाला जीत जाता है, अगर आप सकारात्मक सोचते हो तो फिर बाद में सफेद वाला जीतता है। तो आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कहीं नहीं जा सकते हो। तो ये बातचीत है। तो कल ही उसने मुझे कहा कि पापा, लगता है कि आप करोड़पति हो। तो कितना वक्त लगेगा आपको अरबोपति बनने के लिए? तो मैंने कहा कि वो अगला लक्ष्य है। तो 7.5 साल का मेरा लड़का करोड़पति, अरबपति, पैसों से प्यार करना वगैरह बात करता है। बट लोग बाहर क्या कहते हैं कि मतलब पैसा बुरा है। तो ये वो वैल्यू सिस्टम है जो बिजनेस ने मुझे सिखाया है। तो यही सीख है जो बिजनेस से मुझे मिली है। तो पैसों के अलावा जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, हासिल किया है, गाड़ी, घर वगैरह, ये बिजनेस ने मुझे वो एक रवैया दिया है, मानसिकता दी है, वो सोच दिया है कि मैं बड़ा सोचूं, जो मैं अपनी अगली पीढ़ी तक में लेके जा सकता हूँ, मैं अपने अगल बगल के लोगों के साथ बांट सकता हूँ। और अगर ये बढ़ते जाऊं, अगर आपकी सोच बढ़ती है तो सब कुछ बढ़ सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। तो शुक्रिया इस बिजनेस का, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छी जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। मैं, मेरी माँ, मेरी ड्रीम भी, मेरे पत्नी को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को। और इस सब चक्कर में मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ।
वाइंड अप करने के पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे सारे लोगों को, लक्ष्य, दीपक, अभिषेक, अरविंद, सभी लोगों को, सब लोगों को, मेरे अपलाइंस को, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, मेरे डाउनलाइन जिनकी वजह से मैं हूँ। सिस्टम काउंट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, सड़क छाप हूँ। मैं हूँ यहाँ पर आप लोगों की वजह से, मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन, तो हर एक को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया आप सभी लोगों को, आपने मुझे सुना, और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा वो आपको समझ में आए। मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन मैंने जो कुछ भी बात की आप लोगों को थोड़ा सेंस मिला होगा, तो शुक्रिया। शुक्रिया, अच्छा लगा ये संडे सिस्टम, और ये मेरा सपना था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत वक्त से इसका इंतजार कर रहा था, और गुरुवार को जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था, और उसके साथ एक डर भी था। तो शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत बढ़िया एक संडे हो, और एक बहुत बढ़िया हफ्ता जाए, और हम लोग भूलेंगे नहीं हमारा सबसे बड़ा इवेंट DWD बस आ ही रहा है, तो हम लोग सब लोग को वहां पर होना चाहिए।